वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत। नेटवर्क 10 आप देख रहे हैं। पूरा देश स्वागत कर रहा है क्योंकि बजट का पिटारा खुल चुका है। जी हां, 2023-24 का पिटारा खुला। वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर बजट पेश किया और बताया कि अमृतकाल का पहला बजट है। उसके कुछ देर बाद पीएम ने संबोधन में देश को कहा कि ये ऐतिहासिक बजट है, ये भविष्य के नींव के निर्माण का बजट है, ये 2047 के समृद्ध भारत और संपन्न भारत के विकास का बजट है। तो कुल मिलाकर आज अपनी इस खास पेशकश में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हासिल हुआ इस बजट से। बजट की प्राथमिकताएं जो कि सरकार लगातार दावा कर रही है कि सर्वांगीण विकास होगा, क्या उस पर यह बजट मोहर लगाता है या नहीं। खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, अर्थशास्त्री, आरबी उपाध्याय जी, पत्रकार, अक्षांश पंडित जी, किसान नेता हमारे साथ, और संजय जैन जी, व्यापारी नेता, इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आरबी उपाध्याय जी थोड़ी देर बाद कनेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत बेसब्री के साथ किसानों को भी इंतजार था और पूरे देश को इस बात का इंतजार था क्योंकि किसान तो देश की अर्थव्यवस्था का नींव होते हैं। तो अक्षांश जी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये बताइए कि सवाल सुनने के बाद मुस्कुराहट है या बजट आने के बाद ये मुस्कुराहट है? आपको क्या हासिल हुआ बजट से? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका करूंगा कि आपने किसानों के बिंदु को बड़े प्रमुखता से उठाया और मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि ये जो बजट आया है, यह बजट पूर्व के जो पूर्व वर्षों में बजट वित्त मंत्री के द्वारा लाया जाता था, उस स्थिति से आज का बजट तो अच्छा है, लेकिन जितनी ढेर सारी अपेक्षाएं किसानों को थी इस बजट से, उस अपेक्षाओं में तो यह बजट खरा नहीं उतरा। उसका कारण यह है कि यह बजट सामान्य बजट इसलिए नहीं था क्योंकि 2022 का वर्ष, जिसमें विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी, किसान कल्याणकारी योजनाओं का पूरा होने का यह वर्ष, और किसान बहुत ही आशापूर्ण नजरों से इसको देख रहा था। जैसे कि भारत सरकार के द्वारा 2022 में किसानों का एक वादा किया था और बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें जो किसानों एक पुनर्जीवन देने का कार्य करने की स्थिति देने वाली थी सरकार, बट वो सब चीजें नहीं मिल पाई। लेकिन मैं आधा खुश आधा दुखी, लेकिन मैं खुश इस चीज से हूँ कि पूर्व के वर्ष में तो किसानों के लिए बहुत ढेर सारी चीजें नहीं सोची गई थी, लेकिन इस बजट में आंशिक लाभ मिला, लेकिन किसानों को भी कहीं ना कहीं लाभ मिला है। चलिए ठीक, आपके इस मुस्कुराहट को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिस सोच के साथ आप चल रहे हैं, निश्चित ही तौर पर इतनी बड़ी आबादी वाले देश में ये तय है पंडित जी की सबको सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ जरूर मिला होगा। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं, देश की आर्थिकी आप समझते हैं। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, चूंकि इससे पहले आपसे ही जिक्र हो रहा था, आपकी आर्थिकी पर पैनी नजर है। 5 बड़ी प्राथमिकताएं, 5 बड़ी बातें इस बजट की जो आपको समझ में आई। तो सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया है। और अगर आप देखिए कि जो पूरा बजट है वो लगभग 24.3 लाख करोड़ है, और उसमें से हम क्या कह रहे हैं कि 10 लाख करोड़ के ऑलमोस्ट हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च करने जा रहे हैं। मतलब आगे आने वाले समय में काफी हमें ग्रोथ मिलने को मिलेगी। अभी हम 6 से 6.8% ग्रो करेंगे, आगे आने वाले समय में 9 से 10% की ग्रोथ आने की उम्मीद है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो किस में रहा है? इसमें एक मोटा शेयर चला गया है रेलवेज के ऊपर, और इंडिया में आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया वंदे भारत जैसी काफी ट्रेन, 400 से ज्यादा ट्रेन आने की उम्मीद है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट मेरे हिसाब से दिया गया है स्कूल एजुकेशन पे, एकलव्य स्कूल्स और नर्सिंग कॉलेजेस में। तो वहां पर दूसरा इन्होंने फोकस दिया है। तीसरा, इन्होंने मिडिल क्लास जो कि बहुत टाइम से इग्नोर्ड महसूस कर रहा था, उसको एक तरह से 3-4 चीजें मेन दी हैं।
एक जो सब अब बहुत रिजॉइस कर रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम की तरफ पुश किया है कि आप इन्वेस्टमेंट को अलग करिए और टैक्सेशन को अलग करिए और 7 लाख रुपीस तक की आप रिबेट पा सकते हैं। जो अभी इतने सारे स्लैब हैं वो कट के 5 स्लैब हो जाएंगे और उसमें भी आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी 50,000 रुपए तक, और अगर फैमिली पेंशन आप ले रहे हैं तो 15,000 तक थे। जो 5 करोड़ से ऊपर कमा रहे हैं उनको भी कुछ फायदा दिया है। हाईएस्ट सरचार्ज जो पहले लगता था वो 37% से रिड्यूस करके 25% कर दिया है, जिससे जो हमारे देश की एक तरह से कहा जाता था कि वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंट्रीज है, 42% बैठ जाता था, वो गिर के अब 39% हाईएस्ट टैक्सेशन लिमिट हो जाएगी। जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो लीव इनकैशमेंट करते हैं तो उसमें भी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा कोऑपरेटिव्स को, एमएसएमईज को 10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट, पर्टिकुलरली शुगर कोऑपरेटिव जो है उनको बहुत फायदा देने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर के लिए फंड बनाया गया है और ऐसी कोशिश की गई है कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने, वो कैश 2 लाख रुपए तक विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक हमारी देश में प्रॉब्लम आ रही है कचरे की आ रही है कि क्योंकि स्वच्छ भारत आपने क्लीन कर दिया लेकिन कूड़ा गया कहाँ, तो कूड़े को तो मैनेज करना समझकर एक सर्कुलर इकोनॉमी की बात की है और ये बड़ी बात की है कि वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनेंगे, 500 प्लांट। इन प्लांट बनने से देखिए दो फायदे। एक तो कूड़ा जो इतना डेवलप हो रहा है डेली बेसिस पर, उसका सॉर्टिंग होगी, उसका यूज होगा और उससे वेल्थ बनेगी। तो मेरे हिसाब से जो हमारा अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे फोकस रहा है और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में थोड़ी कम हुई है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, अब फोकस रहेगा मेरे इस बजट में कि रूरल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस रहे। इसके अलावा 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से रूरल एरियाज के अंदर जो 75 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है 500 ब्लॉक्स को, तो उनके अंदर क्या स्किल की जरूरत है। देखिए जो दिल्ली में स्किल जरूरत है वो कहीं बिहार में जरूरत नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसको विस्तार से समझेंगे। अग्रवाल जी, एक कमेंट सबसे ले लूं। उपाध्याय जी भी जुड़ गए हमारे साथ। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रधानमंत्री बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं, कह रहे हैं अमृतकाल का ये पहला बजट है, ये महाशक्ति भारत को बनाने वाला बजट है, ये सबका साथ सबका विकास परीक्षित करने वाला बजट है। लेकिन उपाध्याय जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उनकी नजर में बजट कैसा है? देखिए, जितनी आमदनी होती है उसी के अनुसार खर्चा किया जाता है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यानी उम्मीद सब कर रहे हैं। किसान भी उम्मीद कर रहा है, मजदूरी उम्मीद कर रहा है, युवा भी उम्मीद कर रहा है, महिलाएं पहले ही महंगाई से बेहाल है, वो भी उम्मीद कर रही हैं कभी सिलेंडर सस्ता हो जाए, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाए, यानी महंगाई पर कुछ अंकुश लगे। लेकिन बात आती है कि भाई जेब में पैसे कहां से आएंगे। जिस तरह से घर का कोई मुखिया होता है, वो घर को चलाता है, तो वो जानता है कि भाई इतना पैसा इस महीने आएगा और इस तरीके से घर में खर्च होगा। तो सरकार की भी अपनी बाध्यताएं होती हैं। उसके पास मान लीजिए पेट्रोल और डीजल जैसा कहा जा रहा है, लोग कह रहे कि इस पर कम कर दिया जाए, जीएसटी में लाया जाए, और इनकम टैक्स का स्लैब आपने बदल ही दिया है। यानी जनता ये चाहती है कि भी टैक्स हटा दिए जाए और ऊपर से पानी, बिजली, राशन वो सब फ्री दे दिया जाए। तो देखिए वो व्यावहारिक नहीं है। कोई भी सरकार हो, हर सरकार का मोटिव रहता है जनता की भलाई के लिए काम करना। और आज निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, बहुत जबरदस्त दबाव था। और दबाव इसलिए मैं कहूंगा कि 9-10 राज्यों के चुनाव हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। अगर इस समय पैसा होता तो खैरात बांटी जा सकती थी, लोक लुभावन बजट हो सकता था। लेकिन सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। हम सबको ये समझना होगा
और सीमित संसाधनों में, जिस तरह कोविड काल के बाद और आजकल विश्व में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो गया है, ऐसे में अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखना, बेपटरी न होने देना। हाँ। और ग्रोथ रेट है, जहां बड़े बड़े देशों की ग्रोथ रेट आप देखेंगे माइनस में जा रही है, बिल्कुल। वहां ये भी चैलेंज है कि भी 6.8 का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ग्रोथ रेट भी एक्चुअल में कायम रहे। तो सरकार ने पूरी कोशिश की है, लेकिन फिर भी जैसा किसानों का था कि भी एमएसपी का शायद कुछ उम्मीद उनको थी कि भी या तो हमारा जो किसान सम्मान निधि है उसका बजट कुछ बढ़ाया जाएगा, या एमएसपी पर कुछ शायद फैसला आएगा कि भी एमएसपी पे कोई एक मैकेनिज्म डेवलप हो। तो किसान निराश हुआ है। एक मैकेनिज्म की बात हुई है, वो आगे जब व्यवहारिक कितना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि फसल बीमा की बात हुई, अब बीमा कंपनी कोई चैरिटी करने तो आएगी नहीं, तो क्या बीमा कर देने से किसान का भला हो गया? वो कंपनी उसमें भी कम आ गई, यानी किसान पहले ही बदहाल है, बेहाल है, और वो कंपनी ने 500 करोड़ किसानों से लिया और 100 करोड़ बांटा। ये बता दीजिए उपाध्याय जी, आपकी नजर में 10 में से कितने नंबर इस बजट को आप दे रहे हैं? देखिए, 10 में से कोई भी बजट अपने आप में पूर्ण नहीं होता, मैं 8 नंबर देता। ठीक। संजय जैन जी भी हमारे साथ, जो कि यूपी उद्योग व्यापार मंडल महानगर नोएडा के अध्यक्ष भी हैं, व्यापारी नेता भी हैं। संजय जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बताइए कि आप लोग इस बजट का स्वागत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ऐसे कौन से बिंदु जिससे व्यापारी जो है वो खुश हैं, संतुष्ट है, और ऐसे कौन से बिंदु जो उम्मीद तो आप कर रहे थे लेकिन वो पूरी नहीं हुई बजट में? देखिए, बजट अपने आप में एक संपूर्ण बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि अभी एक वक्ता कह रहे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 10 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एमएसएमई को उसका फ़ायदा मिलेगा। टेक्नोलॉजी, रिसर्च बेस, स्किल डेवलपमेंट और सेंटर्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं। जब हम बात करते हैं स्मार्ट फार्मिंग की, स्मार्ट स्टार्टअप्स हैं, डिजिटल फार्मिंग है, उसमें भी कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। डिजिटल इकोनॉमी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी। उसके अलावा एक बात ये भी रही कि जो टैक्स की बात आई, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने बात कही कि वो रिसीट बेसिस पे रहेगा इंस्टेड ऑफ इनवॉइस बेसिस। ये बड़ा फ़र्क डालता है। ये बात भी तय है, एमएसएमई कोई बहुत अच्छी सिचुएशन में नहीं है। पेंडेमिक और कोविड के इस 2 साल के दौरान में रिसेंटली रिपोर्ट्स थी कि जो बैड डेट्स हैं या डेट्स बढ़ा है एमएसएमई के बाद 30%। तो उम्मीद हम ज़रूर करते थे, और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हाँ, मैं टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर बात करूँगा। जो डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर है उससे हम सब प्रभावित हैं, खाली एमएसएमई ही नहीं है। जो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती थी, हमें छूट मिलती थी एटीसी की या अलग अलग तरीके की, और भी इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन हैं, तो उसको कहीं छेड़छाड़ नहीं करी। वहाँ मेरी उम्मीद बहुत थी कि 8 साल से कोई चेंज नहीं है। एक मिडिल क्लास के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहती है। जब हम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग स्कीम की बात करें, एटीसी की बात करें, चाहे वो इंश्योरेंस है, पीपीएफ है, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, तो इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है और नए टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर में ले जाने की कोशिश है। बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया है उन्होंने, तो अब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका क्या इम्पैक्ट आता है। बट हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बात करते हैं तो डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होगी। मेडिकल इक्विपमेंट की ट्रेनिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कुछ इंडस्ट्री को भी फ़ायदा रहेगा। और महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करता हूं तो खाली रूरल नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन अर्बन एरियाज़ में भी थी। आज काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं जो छोटे छोटे सेटअप लगा रही हैं या बढ़ा रही हैं, तो उनको एनकरेजमेंट मिलना बहुत इम्पोर्टेंट था। बाकी ओवरऑल मैं बैलेंस कहूँ या मैं कहूँगा प्लस मायने मैं लेकर चलूँगा इसको। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखती हैं इसके अंदर। क्योंकि आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो सरकार ये कह रही है कि ऋण गारंटी होगी उन एमएसएमई के लिए जो कि महामारी से प्रभावित है, और ओडीओपी के लिए यूनिटी मॉल का भी प्रावधान इस बजट में। इस पे जानेंगे आपसे, आपके विचार क्या है। तो बजट का पिटारा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या ये मोदी सरकार 2.0 का मास्टर स्ट्रोक है? क्या सुधारों में सख्ती है या फिर सियासी दांवपेच है? क्योंकि हम कैसे भूल सकते हैं
कि इसी साल 9 राज्यों में इलेक्शन हैं और अगले साल मिशन 2024 की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। तो क्या इस बजट का कोई फायदा मिलेगा या नहीं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। अक्षांश पंडित हमारे साथ है, संजय जैन जी हमारे साथ है, आरपी उपाध्याय जी, डॉक्टर सौरभ अग्रवाल। आप चारों मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और देश स्वागत कर रहा है बजट का, कुछ नाराजगी भी जाहिर है, कुछ लोग संतोष जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं। लेकिन अक्षांश पंडित जी, हमें याद है कि पहले जब बजट पेश हुआ था तो सरकार कह रही थी कि किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी करने का लक्ष्य लेकर अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बार जब बजट पेश किया वित्त मंत्री ने, तो उन्होंने किसानों का तो नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो दोगुनी रफ्तार से वो दुगनी हो चुकी है प्रति व्यक्ति की। ऐसे में क्या आपको लग रहा है किसानों को कुछ खास फोकस में नहीं लिया गया? हालांकि जिक्र किया गया है कि 20 लाख करोड़ रुपए जो सुनिश्चित किए गए हैं आपके कृषि ऋण की गारंटी के लिए, स्टार्टअप्स के लिए कृषि फंड का मद भी उसमें इस्तेमाल होगा, हरित ऋण कार्यक्रम की शुरुआत होगी, प्राकृतिक खेती पर भी फोकस है सरकार का। लेकिन दो चीजें जो सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता था किसानों के लिए, क्या एमएसपी का कोई जिक्र होगा और क्या किसान सम्मान निधि में इजाफा होगा? क्या आप लोगों को भी इन दो बातों का खास इंतजार था? अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपने बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया, अब इसको पूरा हो जाने दीजिएगा, बीच में इसको कट मत करिएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पूरे बजट में, अब आप पूरे बजट के निचोड़ में अब है पहुंची हैं। बजट में सब कुछ बात गई है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो बजट आना था वो बजट अति महत्वपूर्ण इस वर्ष था। उसके मुख्य बिंदु यह थे कि सबसे पहले बात होनी थी एमएसपी पे, गारंटी पे, उस पर कोई बात नहीं हुई। 2022 में किसानों की आय को दोगुना करने की बात सरकार के द्वारा चिल्ला चिल्ला के कही जा रही थी, उसमें कोई बात नहीं हुई। और सरकार को अगर सत्यता में किसानों के हित पर बात करनी थी तो आज की किसानों की जो सबसे मूलभूत समस्या है वो है किसानों को खाद की आपूर्ति करा पाना। यहाँ पर की तरह किसानों को लाइन पे लाइन लाठियां झेलना पड़ रहा है और किसानों को आज भी खाद की आपूर्ति जिले वाइज सरकार करा पाने में असफल है। सरकार का जो तंत्र है वो किसानों को इतना ज्यादा परेशान कर रहा है कि आज भी किसान अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी खाद है, खाद को अगर किसी किसान को 10 बोरी खाद चाहिए तो वो मिल पा रही है 5 बोरी, वो भी लाठी डंडों लाइन और लंबा समय बर्बाद करने के बाद। और बहुत ढेर सारी ऐसी योजनाएं थी जिनको आंकड़ों पे नहीं जमीन पे चाहिए थी, जिनकी व्यवस्था, उनकी व्यवस्था के लिए कोई भी विशेष मैनेजमेंट नहीं बन पाया है। हाँ, मैं आपसे पहले ये भी कह चुका हूं कि जिस व्यक्ति को एक भी पेट रोटी ना मिल रही हो, उसको अगर एक रोटी भी मिल गई तो अपने आप को पूरा पेट खाया समझ रहा है। क्योंकि इसके पूर्व में तो सरकार की तरफ से किसानों के लिए बहुत ढेर सारा चीज नहीं सोचा जाता था, लेकिन इस बार के बजट में किसानों के लिए भी कुछ सोचा गया है। इसलिए मैंने उस एक रोटी को भी पूर्ण भोजन समझ करके सरकार का धन्यवाद कर दिया है। लेकिन आज भी जो किसानों के विकास के लिए, किसान परिवार के बच्चों के जीवन के एम्प्लॉयमेंट पर बात, किसानों के बच्चों के शिक्षा पर बात, किसानों के जीवन को उन्नत किसानी पर बात। अभी आपने जैसे प्राकृतिक कृषि पर बात की, वो प्राकृतिक कृषि किसान क्यों करे, उसके लिए एक अवेयरनेस कोर्सेस प्लान करने की आवश्यकता थी। और किसानों को बहुत ढेर सारी चीजों पर, जैसे स्टार्टअप प्रोग्राम्स पर कहा तो गया, लेकिन इसका कितना क्रियान्वयन करा पाने में सफल होंगे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। और एक तो जैसे मैं इसलिए बार बार खाद को बहुत प्रमुखता से कहना चाहता हूँ कि इतना ज्यादा इस समय किसान इस व्यवस्था से परेशान है कि मैं आपको क्या बताऊं कि किसान, जैसे ही किसान की खेती प्रारंभ हो रही है तो उसके मन में एक विशेष प्रकार का डर कि अब खाद कहाँ से मिलेगी। तो व्यवस्था को बहुत ये व्यवस्था बुंदेलखंड, किसी उत्तर प्रदेश, किसी मध्य प्रदेश, ये देशव्यापी समस्या है और पूरे देश का किसान इसमें परेशान था। इस पर भी एक मजबूत निर्णय पूरे देश का किसान देख रहा था, बड़ा आशापूर्ण नजरों से देख रहा था कि सरकार के द्वारा जरूर खाद पर एक बहुत विशेष निर्णय लिया जाएगा। रोज देख रहा है कि किसान कितना परेशान हो रहा है। और एक लास्ट बात कह करके खत्म करूंगा अपनी बात को
कि सरकार ने आंदोलन के दौरान जब कृषि मंत्री और भारत सरकार के मंत्री और किसान नेताओं के पास बैठक होती थी, तो हमेशा चिल्ला चिल्ला कर दो शब्द कहा जाता था। एक शब्द कहा जाता था कि 2022 आने दीजिए, आपकी कृषि की आय को हम दोगुना कर देंगे। एक शब्द कहा जाता था कि आपके द्वारा हम आपको फसलों का उचित दाम दिलवाने पर काम करेंगे। इन दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर जो आशापूर्ण नजरों से किसान देख रहा था, इन दोनों नजरों पर कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया। ठीक, उपाध्याय जी, हम बड़े बड़े आंकड़े देखकर खूब खुश हो रहे हैं। वी आर द लार्जेस्ट फास्टेस्ट रनिंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हम बहुत खुश हो रहे हैं। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, और चौथी की ओर अग्रसर हैं। बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2047 का लक्ष्य सरकार का कि संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा भारत। लेकिन जो इसकी बुनियाद है, जो हमारे किसान हैं, वो जो तस्वीर पेश कर रहे हैं सर, खाद की किल्लत, जिसके लिए वो लाठी तक खा रहे हैं, और तस्वीरें हम देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं उपाध्याय जी, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाकी में ठीक कहा पूजा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम बजट भी ला रहे हैं, देश बनाने की बात कर रहे हैं, सशक्त राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ये सब बेमानी होगा और किसान सशक्त नहीं होगा, गांव का विकास नहीं होगा, किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक ये सब लक्ष्य बेमानी हो जाएंगे। विकास का पैरामीटर वो नहीं है कि चंद पूंजीपतियों का विकास हो जाए उसे हम विकास कह रहे हैं। असली विकास वो विकास होता है जहां अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाए। और वाकई मांगता क्या है? गांव में एक अच्छा सा स्कूल हो जहां किसान के बच्चे पढ़ जाए। दूसरा, वो बीमार पड़ जाए तो एक डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए, वहां उसे दवा मिल जाए, उसका इलाज हो जाए। गंभीर बीमारी हो, ठीक है, वो शहर रेफर कर दिया जाए वहां से। लेकिन हम जो देख रहे हैं, इसीलिए गांव से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। और जब शहर की ओर पलायन हो रहा है तो आप देखेंगे कि आवास की व्यवस्था चरमरा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और उनका मंतव्य बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। किसान खुश हो गए कि भी कोई ना कोई मैकेनिज्म बनेगा और हमारी आमदनी डबल होने वाली है, लेकिन हो नहीं पाया। तो ये जो प्रश्न खड़े विपक्ष करता है, वो प्रश्न बेमानी नहीं होते हैं। देखिए, महंगाई सब राज्यों में है, गृहिणियां परेशान है, तनख्वाह उस रेट में बढ़ती नहीं, आमदनी बढ़ती नहीं है और महंगाई 4 गुना बढ़ जाती है। तो उसी पुरानी जो आमदनी है उसमें खर्चा चलाना गृहिणियों के लिए मुश्किल हो जाता है। एक तरफ हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो आमदनी बढ़नी चाहिए वो आमदनी बढ़ नहीं रही, बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन आसान वित्त रहना चाहिए आदमी। बिल्कुल, तो ये जो कवायद है ग्रीन एनर्जी की, देखिए इंपोर्ट कम होगा। जैसे जैसे आपने देखा होगा 2 व्हीलर सब बैटरी पर चलने लगे हैं, पेट्रोल और डीजल पर बहुत बड़ा हमारा खर्च होता है आयात पर। आयात कम हो जाएगा, निर्यात बढ़ेगा, पैसा आएगा, तो उम्मीद की जाती है कि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। किसान जो चाहता है, किसान भी समृद्ध होगा। लेकिन वही सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो किसान यूनियन कहती है कि नहीं, ये बिल बेकार है। अरे भाई, पूंजी निवेश अगर कृषि में नहीं होगा, भी व्यापारी बैठे हैं, व्यापार में अगर कोई निवेश ही नहीं करेगा तो मुझे बता दें भी वो व्यापार कैसे फलेगा फूलेगा? जहां दुनिया पैसे के लिए भाग रही है, निवेश की बात कर रही है, अर्थशास्त्री बैठे, हम निवेश के लिए राज्य मेहनत कर रहा है, देश मेहनत कर रहे हैं, राष्ट्राध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वही किसान निवेश से दूर किया जा रहा है। इसलिए उसका बाजी मूल्य मिलेगा कहां से? ठीक भाई, टमाटर ज्यादा हो गया, फेंकना पड़ता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है कि हम उसे प्रेजर्व करके रख लें। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा कौन? व्यापारी लगाएगा, बड़ा पूंजीपति लगाएगा। उसको आप आने नहीं देंगे। आप कहते हैं कि नहीं, हमारी जमीन छीन लेगा ये। ठीक, अगर ये निवेश करेगा तो यहाँ, अगर यही हालात मान लो व्यापारी भी कहने लगे कि मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा निवेश होने से, तो निवेश बंद हो जाएगा। तो कृषि में निवेश नहीं हुआ है। कृषि में निवेश की जरूरत है। हाँ, अक्षरांश पंडित जी इसका जवाब देने के लिए शायद आपने हाथ खड़ा किया है, लेकिन पहले डॉक्टर अग्रवाल आपके पास आते हुए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एक सशक्त और संपन्न राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें
राज के साथ, शासन के साथ जनता की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए सरकार अपनी क्षमता से बढ़कर देश के लिए प्लान कर रही है। जब आप देखिए फिस्कल डेफिसिट 6.4% पहुंच गया है जीडीपी का। अभी मैं सुन रहा था फर्टिलाइजर पे बात हो रही है। जब देश में ये बात हो गई कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया जाएगा, सीधे सीधे किसानों को कैश दिया जाएगा, तो उस पैसे को भी यूज करें जो उनको किस चीज के लिए करना है। दूसरा, फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी जा रहा है। हमारे देश में श्रीलंका की तरह उसको डायरेक्टली नहीं कह रहे, लेकिन पद्मश्री मिला अभी एक जने को कि उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी। अगर आप सरकार को देखिए, सरकार ऑलरेडी टोटल उसका जो टैक्स रेवेन्यू आता है टोटल 24.3 लाख करोड़ है, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है 29 लाख करोड़ और 27.2 लाख करोड़ की बोरोइंग है, मतलब उधार ले रही है। जितना टैक्स आ रहा है, जितनी टोटल कमाई है, उससे कहीं ज्यादा उधार ले रही है और फिर उधार लेके वो एक रोटी दे रही है। किसानों को एमएसपी का 1.5 गुना दे रही है। उसके अलावा उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे रही है। उसके अलावा जनधन अकाउंट दे रही है, जिसके अंदर बहुत बड़ी मतलब 47 लाख के आसपास जनधन अकाउंट खुले हैं। तो मेरे हिसाब से ये उसके अलावा 20 लाख करोड़ का एग्रीकल्चरल क्रेडिट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, और जैसे जैसे आप देखेंगे इलेक्शन आएंगे, आप ये भी देखेंगे कुछ ना कुछ स्टेट्स में ये वेव ऑफ भी किया जाएगा, जबकि ये बैड इकोनॉमिक्स है, लेकिन ये भी की जाएगी। तो मेरे हिसाब से सरकार का तो कलेजा उन्होंने अपना रख दिया है किसानों के लिए और आर्मी मैन के लिए। और इस बार जो मिडिल क्लास भी कहती थी कि हमें इग्नोर किया जाता है क्योंकि आगे आने में 1 साल में इलेक्शन भी है, तो उनको भी ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा मेरे हिसाब से टीचर ट्रेनिंग, देश में टीचर्स की क्वालिटी पे फोकस होना बहुत जरूरी है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ई कोर्ट्स की बात की गई। कोर्ट में कोई व्यक्ति आज की डेट में इंडिया में परेशान है, कोर्ट में जाके समय बर्बाद होता है। आप ई कोर्ट, आपका वकील वहां कोर्ट में जो करना है करेगा, आप अपने घर से बैठ के ई कोर्ट करिए। टूरिज्म को एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन के लिए अपना देश देखो। हम लोग करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं विदेशों में पढ़ने के लिए, विदेशों को घूमने के लिए, लेकिन अपने देश में इतनी सुंदर सुंदर जगहें हैं। मैं तो कल भारत पर्व देख के आया हूँ लाल किले पे, रेड फोर्ट पे, लाल किले पे इतनी सुंदर सुंदर उन्होंने एग्जीबिशन लगा रखी थी कि अपना अपना देश देखिए। इसके बारे में पहली बार एक बजट में बोला गया है, अपना देश देखो, अपील की गई है लोगों से, तभी हमारे पास पैसा आएगा। बिल्कुल। फिर पिछले बजट में आपने बात की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जीआई प्रोडक्ट्स, लेकिन इनको कोई खरीद ही नहीं रहा। मैं कल वहां भी देख रहा था, हैंडीक्राफ्ट क्योंकि इतने महंगे हैं उनको लोग नहीं खरीद पाते। 8,000 9,000 रुपए की एक साड़ी है। तो मेरे हिसाब से जब तक एक यूनिटी मॉल और इसको एक लार्ज स्केल पे नहीं डेवलप किया जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएंगी। आप 8,000 रुपए की, 10,000 रुपए की साड़ी खरीदते हुए डरते हैं, लेकिन कल को अगर यही 1,000 लाख बनेंगी तो हो सकता है रेट कुछ कम आए। इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ यूनिटी मॉल। एक मिनट, बेरोजगारों के लिए भी सरकार ने क्या किया है कि देखिए किसी को रोजगार देना सबके पॉसिबल नहीं है। सरकार अपने लिए तो 40,000 टीचर्स को रखेगी और बढ़ेगी, लेकिन MIS स्कीम, मंथली इनकम स्कीम, मतलब अगर आपने पहले कुछ कमाया है तो उसको 4.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख रुपए आप बैंक में उसमें रखिए MIS में, और मंथली पैसा आएगा और बिना TDS कटे पैसा आपके पास आएगा, जिससे आप एक वक्त की रोटी खा सकेंगे। मैं ये नहीं कहता बहुत पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर आप 2 लोग हैं और कमा रहे हैं, 15 लाख रुपए आप रखिए MIS के अंदर। इसके अलावा महिला सम्मान के लिए 2 लाख रुपए उन्होंने कहा है कि 2 लाख रुपए रखिए, उस पर हम 7.5% आपको देंगे। तो महिलाओं के सम्मान के बारे में सोचा गया है। जो बेरोजगार है वो MIS के थ्रू उनके सम्मान का सोचा गया है, और सीनियर सिटीजन को
15 लाख रुपए से 30 लाख बढ़ा के ठीक। सीनियर सिटीजन के सम्मान के लिए सोचा गया है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सरकार सबके की बारे में चादर- सोचा और यही दावा सरकार का कि सर्वांगीण विकास के उद्देश्य के साथ इस बजट को रखा गया है। संजय जैन जी, 2-3 बातें आपसे, चूंकि जैसा कि उपाध्याय जी बोल रहे हैं, भाई जब आप लोग सहभागिता सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, निवेश का आप लोग विरोध करते हैं, किसान जो हैं वो कई बातों का विरोध करने लगते हैं, तो सरकार कैसे आगे बढ़ेगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक तो जीएसटी नहीं छेड़ा गया बजट में, उसको लेकर आपका पॉइंट। रिन्यूएबल एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स की क्या पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ये सुनिश्चित नहीं की, ये इस पर एक जवाब। और दूसरी बात कि हम जानते हैं कि जो एमएसएमई है वो ग्रोथ इंजन है, लेकिन बीते 2-3 साल में जो कई स्कीम्स सरकार ने लागू की थी, उसके चूंकि कोई आंकड़े हमारे पास नहीं है कि स्कीम से कितना लाभ हुआ, योजना कहां कहां तक पहुंची है, देश को कितना लाभ पहुंचा है। जब ये आंकड़े नहीं है तो हम बीते स्कीम को कैसे लें? इन पर आपका पूरा जवाब। देखिए, एमएसएमई की बात हम कर रहे हैं तो पीछे जो स्कीम्स सरकार ने दी, सपोर्ट तो बहुत मिली है, बट उसके बावजूद अभी एमएसएमई उस ग्रीन सिचुएशन में नहीं आया है। डेट अभी भी बढ़ रहा है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जैसे अभी उपाध्याय जी भी कह रहे थे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह की बात करी उन्होंने, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। रूरल एरियाज़ में भी नए इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की ग्रोथ होनी चाहिए, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। जब 10 लाख करोड़ रुपए की बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर, तो मैं बहुत आशावादी हूँ। एमएसएमई हमेशा से एक आशावादी सेक्टर रहा है, ग्रोथ इंजन भी है। तो उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा और रूरल एरियाज़ में हम यूनिट्स लगा सकेंगे, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकेगा, लेबर वहाँ हमें मिल सकेगी, बिजली हमें मिल सकेगी, सड़क है या अपना लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं वो मिल सकेगा। और बात करते हैं हम जीएसटी, मैं उम्मीद करता था इंडस्ट्री की तरफ से, व्यापार की तरफ से कि जीएसटी में शायद कुछ छेड़छाड़ हो या उसमें कुछ और इंसेंटिव आएँ। मुझे लगता है शायद जीएसटी काउंसिल आने वाले टाइम में उसके ऊपर में कुछ ना कुछ अपना फीडबैक देगी या कुछ उसमें छेड़छाड़ रहेगी। और जहां तक बात आती है प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की, उस पर एक फाइनर पॉइंट्स हैं, लाइक जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करी, हमने स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, या हम और नए सेक्टर्स, मछली उत्पादन की बात आई, स्मार्ट फार्मिंग की बात आई। इसमें अब ये फाइनर पॉइंट्स ओवर ए पीरियड निकल के आएंगे कि प्राइवेट सेक्टर उसमें कितना पार्टिसिपेट कर सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात कर रहे हैं लद्दाख से हम लोग, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें कितना हो सकता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी, आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा। बट मैं आशावादी हूँ इन सब चीज़ों को लेकर और उम्मीद करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ एमएसएमई के लिए नई निकल के आएंगी, जहां पर हम बेरोजगारी के अंदर में भी कुछ हेल्प कर पाएंगे, नए रोजगार उत्पन्न भी होंगे। ठीक, अक्षांश पंडित जी, पूरा देश आपके साथ है, किसानों के साथ है, क्योंकि आप हमारे अन्नदाता हैं। जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन सवाल सुन लीजिए कि जब आप लोगों ने आंदोलन किया तो आपने एमएसपी तो बाद में आप लेकर आए, आप तो तीनों कानून वापस लेने पर अड़े रहे, वो सरकार ने वापस ले लिया। ना तो आपने किसान सम्मान निधि का उस समय जिक्र किया, ना तो आपने एमएसपी की कानूनी गारंटी उस समय सुझाई सरकार को, इस वजह से सरकार पीछे हट गई। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गेंद आपके पाले में थी, लेकिन आपने वो बेरंग लौटा दी। आपको बताना चाहूँ, शायद थोड़ी सी आपने आधी बात सही, लेकिन आप एमएसपी पे गारंटी पर शुरू से लेकर आंदोलन का जिस दिन प्रथम दिन से लेकर के आखिरी जिस दिन आंदोलन समाप्त भी हो रहा था, नहीं लगातार एमएसपी की गारंटी बाद में आई सर। आप तो सिर्फ तीन कानून वापस लेने पर अड़े हुए। नहीं मैडम, 3 काले कानूनों के साथ साथ एमएसपी की गारंटी पर भी लगातार चर्चा चल रही थी। दूसरी बात, जिस दिन आंदोलन समाप्त हुआ है उस दिन मैं लगातार 10 चैनल्स की डिबेट में था और हम संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट तौर पर इसको क्लियर कर दिया था कि आप इस चीज को समझ लीजिए कि ये आंदोलन की वापसी तो हो रही है, लेकिन सरकार ने अगर एमएसपी की गारंटी वाला विषय, जो कि वार्ता के दौरान सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि एमएसपी की गारंटी पर भी सरकार के द्वारा अपना पक्ष रखा जाएगा और एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, इस विषय पर भी सरकार ने आश्वस्त किया था। तो संयुक्त किसान मोर्चे ने इसके एवज में यह भी कहा था कि अगर सरकार किसी कारणवश एमएसपी की गारंटी पर बात नहीं करेगी तो इस चीज को
ठीक, चलिए माफी के साथ आंदोलन रोकना पुनः चाहूंगी प्रारंभ क्योंकि किया समय जाएगा। इतना ही है। कुल मिलाकर ये बता दीजिए कि इस बजट को किसान वर्ग कितना कितना मानेगा, कितना नंबर देगा 10 में से? नहीं, 10 में अगर किसानों पर संवर्धन पर बात की जाए तो यह 10 पे 5 नंबर ही दिया जा सकता है। इससे अधिक ठीक किसानों के ठीक, पक्ष में संजय जैन जी, व्यापारी नहीं वर्ग कहा को कैसा भाया ये बजट? 10 में से कितने अंक? मैं 8 नंबर दूंगा और इसमें कुछ पॉइंट्स मैं जोड़ना सर चाहूंगा। माफी के साथ, समय कम है सर। बहुत बहुत ठीक। शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, आरपी उपाध्याय जी बहुत शुक्रिया, अक्षांश पंडित जी, संजय जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो अमृतकाल का बजट आज पेश हो गया, पूरे देश की निगाहें थी। कुछ चीजें महंगी हुई हैं, सस्ती हुई हैं, नई कर नीति लागू हुई है। सरकार का कहना है, पीएम ने इसे ऐतिहासिक करार दिया और कहा है कि 2047 के सशक्त और संपन्न भारत की नींव रखने वाला ये बजट है।